नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं योगी जी की। और योगी जी ने एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही कि यमराज भी नहीं कर सकता था जो हमने किया। हमने जो काम कर दिया है, हमने जो रिफॉर्म कर दिए हैं, उसको यमराज भी करने को तैयार नहीं था। और फाइलें ऐसी दबी होती थी कि यमराज भी अगर फाइल ढूंढे तो अधिकारियों के पास से फाइलें नहीं निकलती थी। अब यह विषय आईएएस वर्सेस आईपीएस का था और हम सब जानते ही हैं कि आईएएस वर्सेस आईपीएस में, और अभी सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि भाई ये कौन सा तरीका है कि बाकी सब सबऑर्डिनेट होते हैं। अच्छा, ये एक प्रचलन में भी है कि आईएएस है, भले ही वो प्रमोटेड हो, और अगर प्रमोटेड आईएएस है और आईपीएस डायरेक्ट वाला है तो वो टोपी लगा कर नहीं आता क्योंकि सैल्यूट नहीं मानना चाहता, कहता है कि ये तो नीचे से आए हैं, मैं तो डायरेक्ट वाला हूं। ये मानसिक स्थिति भारत में खराब कर दी गई। ये वहां से ट्रेनिंग से शुरू होती है और ट्रेनिंग पर ही खत्म हो जाती है। हालांकि रिटायरमेंट के बाद सभी बराबर होते हैं, ये तो विषय अलग है। लेकिन योगी जी ने जो रिफॉर्म किए और उन रिफॉर्मों में जो उनको तकलीफें आई और यमराज का नाम उनको लेना पड़ा, मैं समझता हूं कि आपको याद होगा जब योगी जी की सरकार बनी थी तो उस समय भी मैंने इस बात को कहा था कि सरकार बनने के बाद पोजीशन बहुत खराब है। पहली बार सरकार बनी थी 2017 में, तब हमने कहा था, आपको याद होगा, हाथरस का केस हो गया था, फिर मथुरा में कुछ केस हो गया था, और चोर पुलिस स्टेशन की बगल वाली बिल्डिंग में, और कुछ लोगों का कहना पुलिस स्टेशन के ऊपर छत पर लेटे हुए थे, और सरकार आदेश दे रही थी ऊपर से, लेकिन पुलिस स्टेशन निष्क्रिय था। ये सारी घटनाएं पूरे प्रदेश में ये बता रही थी कि नहीं, प्रदेश में स्थिति बहुत खराब है। आप याद करिए कि पुलिस को गाड़ी पर बिठाकर घुमाया जाता था, आगे बांध दिया जाता था, जूते चप्पल, गेट तोड़ना, अधिकारियों से जूते के फीते बनवाना, मुख्तार अंसारी को लेकर या फिर वो जो दूसरा वाला था उनके नामों को लेकर कुछ आईपीएस अधिकारियों को जानकी बनाती थी। ये अखिलेश यादव की सरकार हुआ करती थी। हालांकि मुलायम सिंह, अखिलेश यादव जब वो सरकार चलाएंगे, जिनके बल पर चलाएंगे वो ईमानदार नहीं है तो कैसे चलेगी, ये अलग बात है। और अखिलेश की सरकार तो 4.5 सरकार थी। अखिलेश आधे मुख्यमंत्री थे, एक मुख्यमंत्री मुलायम सिंह खुद होते थे, दूसरे मुख्यमंत्री शिवपाल जी होते थे, तीसरे मुख्यमंत्री आजम खान होते थे, और आधे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होते थे। इन पिलर्स को तोड़ना कितना कठिन काम था, और जो उन्होंने योगी जी ने अपना अनुभव बताया और जो काम किए, उनके विषय में आज हम एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। खासतौर से योगी 2.0, क्योंकि योगी 1.0 में तो वो समझ में ही आया होगा कि सिस्टम कैसे चला। हकीकत में उन्होंने सही से शासन करना शुरू किया बहुत सारे आयामों को लेकर योगी 2.0 में। योगी 2.0 की खास बात यह है कि इस पूरे सिस्टम में 3 चीजें करने की बात थी सरकार के सामने। एक तो लॉ एंड ऑर्डर की, तो वो तो 1.0 में ही शुरू हो गया था, एनकाउंटर और लॉ एंड ऑर्डर, और ये हो गया था कि नहीं, पुलिस को पूरी छूट दी जाती है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करो। अगर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं हुआ तो पुलिस को जवाब देना पड़ेगा और पुलिस फंस जाएगी। दूसरा, फाइलें फिजिकली चलती थी कि चपरासी बीच में गायब कर गया, कि बाबू गायब कर गया, फाइल के पेजेस गायब हो गए, फाइल खो गई, फाइल कहीं दब गई, मिल नहीं रही है, और कौन सी बेंच पर है इसका पता नहीं है। सरकार ने डिजिटल फाइल्स करने शुरू करें। और तीसरा, मिडिलमैन, जो बिचौलिया वर्ग मंत्रालयों में घूमा करता था। हालांकि मेरा मानना है कि अभी भी बिचौलिया वर्ग मंत्रालयों में है, लेकिन जो बिचौलिया वर्ग मंत्रालयों में घूमा करता था उसमें बड़ी भारी कमी आई। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात कही गई तो 3 स्टेजेस पर योगी सरकार ने काम करी, जो अनुभव उन्होंने इस बात पे बताया। अब ई ऑफिस शुरू करना, आप सोचिए कि 100% पेपरलेस कर देना, ऐप के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से फाइल आगे बढ़ना, उस पर ट्रांसपेरेंसी होना। दूसरी बात, इफिशियंसी, डिजिटल प्रोसेसिंग होने की वजह से 60% फाइलों में इफिशियंसी आई, कॉस्ट भी कम हुई, पेपरलेस मामला हो गया तो कॉस्ट कम हुई। लेकिन पब्लिक सेफ्टी पर बहुत काम करना था, इसलिए सरकार ने 7 कमिश्नरियां बना दी। उत्तर प्रदेश में इस समय 7 कमिश्नरेट हैं।
112 नंबर भी ठीक से काम करता है और 112 नंबर पहले 60 मिनट में रिस्पांस करता था, अभी 6 मिनट में रिस्पांस आता है। कहते हैं कि आपने फोन किया कि जब तक आप घूम के खड़े नहीं हो पाएंगे तब तक कोई ना कोई आ जाता है। वो अलग बात है कि कभी कभी फोन नहीं उठता। एआई आधारित टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, 24/7 टेक्निकल कंट्रोल रूम बना दिया गया। एसेट रिकवरी आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में कितनी? 4000 करोड़ रुपए की एसेट रिकवरी उत्तर प्रदेश में हुई है। एसेट रिकवरी का मतलब होता है कि एसेट सीज कर दिए गए गुंडों के, बदमाशों के और बाकी के। दूसरी बात यह है कि 3 दिन का एक सिटीजन चार्टर बना दिया गया। सरकार ने एक आदेश पास कर दिया और यह कहा कि 3 दिन मैक्सिमम एक फाइल एक टेबल पर रह सकती है, अगर और उसकी डिजिटल कॉपी अलग रहेगी। मतलब अगर वो डिजिटली एक फाइल आई है आपके पास तो 3 दिन में आपको वो निर्णय करना पड़ेगा। सही करें, गलत करें, उसको रिजेक्ट करें, एक्सेप्ट करें, जो करना है 3 दिन में करना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि फाइल जब आती है तो जो बिचौलिया है वो घूम घूम कर वहां पहुंचे, वो ढूंढे वो कहां पहुंचे, ये थोड़ा सा विषय कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि 3 दिन में करना ही है। जब तक व्यक्ति आता है तब तक फाइल आगे बढ़ जाती है। हाँ, वो अलग बात है कि जो दलाल लंबे स्तर, बड़े स्तर के हैं वो पूरे सिस्टम को दलाली करते होंगे। फिर अकाउंटेबिलिटी तय कर दी और ये कहा कि वीकली ग्रेडिंग करेंगे, हर अधिकारी की हफ्ते में ग्रेडिंग होगी। आईजीआरएस शुरू किया सरकार ने। आईजीआरएस का मतलब था कि मुख्यमंत्री को डायरेक्ट रिपोर्ट करना, यानी कि आपके पास कोई मामला है, आप कोई शिकायत करना चाहते हैं तो आईजीआरएस मुख्यमंत्री के पोर्टल पर करिए। मुख्यमंत्री का पोर्टल उस नामजद अधिकारी को अपने आप ट्रांसफर कर देगा और उसकी मॉनिटरिंग भी करेगा। इस मॉनिटरिंग में आपसे जब वो फाइल डिस्पोजल हो जाएगा तो आपसे वो पूछेगा भी, कंप्लेंटेंट से पूछता है उत्तर प्रदेश में कि भाई आपके यहां ये मामला आपने किया था, पुलिस ने ऐसा क्लोजर रिपोर्ट लगाई है या डिपार्टमेंट ने ऐसी क्लोजर रिपोर्ट लगाई है, आप क्या कहते हैं? सामने वाला व्यक्ति कहता है मुझे तो पता ही नहीं, मुझसे तो बात ही नहीं हुई, मैं तो ग्राउंड स्थिति तो ठीक नहीं। तो फिर वो ओपन कर दी जाती है और फिर अधिकारी से कहा जाता है कि क्लाइंट जो एप्लीकेंट है वो सेटिस्फाई नहीं है, और चूंकि एप्लीकेंट सेटिस्फाइड नहीं है इसलिए उससे बात करिए। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होने पर फाइल सॉल्व हो जाए तो ठीक है, नहीं सॉल्व हो जाए तो आप कहते रहिए कि भाई हमारा नहीं हो पा रहा। तब वो फाइल फिर दूसरे अधिकारी को ट्रांसफर करेंगे, किसी बड़े अधिकारी को ट्रांसफर करेंगे, भाई इनकी रिपोर्टिंग करो, ये बार बार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और पार्टी कह रही कि हम सेटिस्फाइड नहीं है, इस पर काम नहीं हुआ। जब वो आला अधिकारी को इस पर रिपोर्टिंग कर देता फिर वो फाइनल होती है। हालांकि वो सेटिंग नीचे से ऊपर तक हो सकती है, इसमें कोई वो नहीं है। दूसरी, सिंगल विंडो कर दी गई। पहले आप कंप्लायंसेस के चक्कर में, कोई आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्री कोई लगाना चाहता है, दौड़ते रहिए 400+ सर्विसेज को इंटीग्रेट कर दिया सरकार ने एक ही पोर्टल पर, और उसके रेगुलेशन 10 कंप्लायंसेस रिड्यूस कर दिए, कम कर दिए, और टॉप अचीवर्स की एक साइकिल बना दी और ये कहा कि भाई ये टॉप अचीवर्स हैं और इनका ये रिकॉर्ड है। सिटीजन को शक्ति देने के लिए कि सिटीजन को शक्ति हो, भाई सिटीजन चार्टर बनता है लोगों के लिए, सरकार बनती है लोगों के लिए। आप डायरेक्ट फीडबैक दे सकते हैं उनको, उनके काम का। ट्रांसपेरेंसी 24/7 आप सीधे अपनी फाइल को देख सकते हैं जन सुनवाई पोर्टल पर कि आपकी फाइल का क्या हुआ। आपका फाइल का नंबर इशू होता है, आपका फोन नंबर जब जाता है तो जो भी आपकी एप्लीकेशन गई है उस पर एक एसएमएस सेवा आती है। एसएमएस पर सबसे पहले पोर्टल का लिंक आता है, उस लिंक को खोलिए तो आपको अपने आप पता लगेगा कि आपकी फाइल कहां चल रही है और कहां ऑब्जेक्शन आए और किस बात के ऑब्जेक्शन आए। अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी तय कर दी गई कि भाई अगर गलत डिस्पोजल करते हैं तो वैसा करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जो पर कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश में थी, ये सब कामों की वजह से 3 गुना बढ़ गई है। $1 ट्रिलियन की टारगेट किया गया है। 22 एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, 6 ऑपरेशनल हो चुके हैं, 16 एयरपोर्ट ऑपरेशनल हैं, 8 और बन रहे हैं। डेवलपमेंट डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना दिए गए हैं कि भाई ये डेडिकेटेड ये फला काम के लिए है, ये वहां पर यही होगा। ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस किया जा रहा है। पॉलिसिंग के लिए इन्वेस्टमेंट का जो चक्कर है वो हाईएस्ट कन्विक्शन हो, इसके लिए पूरे प्रयास चल रहे हैं। लीगल चेंजेस में, लीगेसी चेंजिंग में बहुत सारे चीजें करी गई हैं। पॉलिटिकल विल सीएमओ की दिखती है। टैक्स एडॉप्टेशन
रेड टेपिज्म को खत्म करना, यानी कि रेड टेपिज्म मतलब फाइल होती थी उस पर रेड टेप लगाकर फेंक दी जाती थी, फंसी है। अब वो फाइल जिसके नाम पर चढ़ी हो उससे बात करोगे तभी होगा, चाहे कोई अधिकारी हो। अभी वो रेड टेपिज्म को ऑनलाइन कर दिया तो आप फाइल अपने आप चलती है ऑनलाइन, सिस्टम टू सिस्टम, और आपको भी दिखती है सिस्टम टू सिस्टम कहां चल रहा है। ये सारी चीजें बाद में योगी जी ने ये घोषणा कर दी कार्यक्रम में कि भाई जो काम नहीं कर सकते वो वीआरएस ले लें, मैं उनको तुरंत वीआरएस दिलवा दूंगा, फिर हम नए लोगों के से काम करेंगे, वो ऊर्जावान होंगे और नए लोगों को अवसर दीजिए। पुलिस की अकाउंटेबिलिटी बना दी। हालांकि ये ह्यूमन बिहेवियर है करप्शन का, तो वो ह्यूमन बिहेवियर तो सब जगह होता ही है गलत। योगी जी ने कहा कि 2017 से पहले जो फाइलें अधिकारी के पास होती थी उनको यमराज भी नहीं निकाल सकता। हालांकि मेरा मानना यह है कि अभी ग्रुप सी और ग्रुप डी के लेवल पर जो फाइलें होती हैं वो डिजिटलाइज मुझे नहीं लगता हुई हैं। उनको भी वॉच में रखना चाहिए, उनमें सब में सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए और हर एक व्यक्ति की शाम को रिपोर्टिंग होनी चाहिए कि आज उसने क्या किया। उसको एक डेटा शीट भरनी चाहिए, गूगल शीट भरे, डेटा शीट भरे, और वो डेटा शीट उसके पोर्टल पर जानी चाहिए कि उसके पास ये 20 फाइलें थी, आज उसने इतनी निपटाई, इतना सिग्नेचर किया, इतने पान खाए, इतने जूते खाए और मारे, जो भी किया वो होनी चाहिए। लेकिन यमराज भी फाइल नहीं निकाल सकता, ये बड़ी खतरनाक बात आईएएस। और उन्होंने कहा आईएएसओं के पास फंसी होती थी। अब ये आईएएस के पास फंसी होती थी, इसका मतलब ये है कि योगी जी जानते हैं कि आईएएस बनाम अदर्स की कंट्रोवर्सी क्या है। हालांकि वो केंद्र में नहीं है, केंद्र में होते तो आईएएस की ट्रेनिंग बदलने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि अगर योगी जी एक कमीशन बनाए और वो कमीशन यूरोप में कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स काम करते हैं, उनकी सिक्योरिटी कैसी रहती है, एक्सपेंसेस कैसे रहते हैं, गाड़ी घोड़ा कैसे रहता है, उनके बच्चों का क्या होता है, कौन से स्कूलों में जाते हैं, सब कुछ उस पर एक कमीशन बनना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कैसे होंगे। क्योंकि भारत में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म अभी तक हुए हैं, दोनों रिफॉर्म, उन दोनों में सिर्फ यह बात हुई कि अधिकारियों को, कर्मचारियों को सुविधा क्या दी जाए और पैसे कितने बढ़ा दिए जाए। अधिकारी कर्मचारी दूसरों के लिए काम क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन उसका क्या होगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी कितनी होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होगी, इस पर काम ही नहीं हुआ। इसलिए अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर लेकर एक कमीशन बनना चाहिए। और वो कमीशन, जैसा कि उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इस विषय में कह रहा है कि भाई अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी पर काम होना चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, थर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी को लेकर, कि कितनी अकाउंटेबिलिटी किस व्यक्ति की बनती है और उसकी अकाउंटेबिलिटी का पनिशमेंट क्या है। दूसरी बात, यूरोप को अगर ध्यान में रखेंगे, जिन लोगों ने हमारे यहां शासन किया, जिन्होंने ये मशीनरी बनाई, उन लोगों ने अपने यहां परिवर्तन कर लिया है। यूरोप के बहुत सारे देशों में अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, इवन मंत्री भी हो, तो वो जब मंत्रालय आएगा तो मेट्रो पकड़कर आएगा, ट्यूब कहते हैं उसको, ट्यूब पकड़कर आएगा और ट्यूब पकड़ने के बाद मंत्रालय में अंदर घुस जाएगा तो 8 घंटे मंत्रालय में काम करेगा। तो उस समय मंत्रालय की गाड़ी का इस्तेमाल करेगा। मंत्री की बात कर रहा हूं। कोई अधिकारी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो आएगा ऑफिस आने के बाद 8 घंटे 10 घंटे जो भी वो काम करेगा, उतनी देर सरकारी काम करने के लिए उसको फैसिलिटी दी जाएगी। उसको कोई भी फैसिलिटी उसके अपने कुत्ते बिल्ली ढोने के लिए नहीं दी जाएगी, उसके बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए नहीं दी जाएगी, इवन उसको भी घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाने की नहीं दी जाएगी। जैसे सब चलते हैं वैसे आप चलिए। क्यों नहीं भारत में इक्वेलिटी हो सकती है? जब एक कर्मचारी क्लास सी का, क्लास डी का, क्लास बी का या फिर क्लास ई का, चपरासी से लेकर बाबू हेड क्लर्क तक सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चल सकते हैं, तो एक आईएएस ऑफिसर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से क्यों नहीं चल सकता? एक आईपीएस पब्लिक ट्रांसपोर्ट से क्यों नहीं चल सकता? एक पीपीएस पब्लिक ट्रांसपोर्ट से क्यों नहीं चल सकता? पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ऑफिस आए, वहां पर सरकारी काम करने के लिए वाहनों का इस्तेमाल करें। और 4 गाड़ियां क्यों जानी? जहां कहीं भी जाना है वो एक पूल करके, अगर 4 अधिकारियों को कहीं विजिट करना तो एक गाड़ी में पूल कर सकते हैं उसको, और खुद ड्राइव कर सकते हैं। सब अपनी गाड़ियां ड्राइव करते ही हैं, खुद ड्राइव करके जाइए। बात बचती है कि सिक्योरिटी 4 आगे चलनी चाहिए, 5 पीछे चलनी चाहिए। ये सिक्योरिटी तो इसलिए है क्योंकि अधिकारियों ने ऐसा माहौल बनाया है, क्योंकि आप सुरक्षा सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपको भी डर लगता है। आपको सिक्योरिटी, अधिकारी जो सिक्योरिटी देने वाला है, जो माहौल को सिक्योर करने वाला, उसको सिक्योरिटी चाहिए। उसको एक पुलिस की गाड़ी आगे, पुलिस की गाड़ी पीछे चाहिए, और पुलिस के कमिश्नर को भी 2 पुलिस की गाड़ी आगे 2 पीछे चाहिए। किस लिए भाई?
अगर कमिश्नर विजिट करता है तो एक सरकारी गाड़ी से वो सभी थानों में विजिट कर सकता है। क्यों उसको 25 चाहिए? हां, कहीं दंगा है, कहीं बवाल है, कहीं वो है, तो उसके लिए रिजर्व फोर्सेस रखिए और उसको तत्काल कहिए आप वहां पहुंचिए, और आप भी पहुंचिए, करिए। आपको क्यों सरकारी आवास चाहिए? क्यों सरकारी आवास में आपको एक प्यून चाहिए? क्यों आपको वहां खाना बनाने वाले, लाने वाले क्यों चाहिए? आप पैसे लीजिए, आप काम कर रहे हैं, कर्मचारी है ना, सर्विस कर रहे हैं ना, तो आप देश की सेवा करने के लिए आए। आप व्यक्तिगत रूप से आइए, सरकारी काम के लिए सारे वाहन, सारी सुविधाओं का इस्तेमाल करिए, और जैसे ही वो खत्म होता है, ऑफ ड्यूटी होते हैं, तो वहां से चले जाइए। अब बात बचती है, कुछ अधिकारी 24 घंटे काम करते हैं, तो उनके लिए भाई 24 घंटे चाहिए। मैं कहता हूं अधिकारियों की 3 शिफ्टें लगा दीजिए, 8-8 घंटे की 3। आप देखिए, जितना आपको सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, जितना आपको सैलरी देनी पड़ेगी, उससे ज्यादा बचत हो जाएगी। क्योंकि कुत्ते बिल्ली भी, एक अधिकारी के, एक कर्मचारी के पास 4-4, 5-5 गाड़ियां होती हैं गस्टेड ऑफिसर्स के पास। उनके कुत्ते, बिल्ली, बीवी, बच्चे सब अलग अलग गाड़ियों पर जाते हैं, उनके कर्मचारी गाड़ियों पर जाते हैं। किस लिए भाई? मैं समझता हूं कि अभी उत्तर प्रदेश में जो योगी जी ने, अभी मैंने जो उनका व्रत दिया वो बहुत अच्छा था, लेकिन अभी बहुत रिफॉर्म की जरूरत है सब जगह, पूरे देश में। मैं केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं। इस सेटअप में जितना इंप्रूवमेंट हो सकता है उतना योगी जी कर रहे हैं, लेकिन ये सेटअप ही गलत है। सेटअप बदलने के लिए मुझे लगता है कि अभी आवश्यकता है कि सेटअप बदला जाए, पूरे देश का सेटअप बदला जाए। जैसे संघ के प्रचारक हैं, एक गाड़ी पर, एक स्कूटर पर, एक साइकिल पर घूमते रहते हैं दिन भर, उनको कोई बड़े बड़े वाहन और सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि वो इतने बड़े विषयों को डील करते हैं। तो फिर इन कर्मचारियों को क्यों पड़ती है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्यों पड़ती है? एसएसपी को क्यों पड़ती है? एसपी को क्यों पड़ती है? सेक्रेटरी को क्यों पड़ती है? चीफ सेक्रेटरी को क्यों पड़ती है? ये सवाल है। मैं समझता हूं कि जिन देशों ने हमारे ऊपर शासन किया और उन्होंने जो परिवर्तन किया था, उस परिवर्तन को वो परिवर्तित कर चुके हैं, और हम अभी उस 200 साल के सिस्टम पर चल रहे हैं। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि सरकार ये कह रही है कि हम सब कुछ ऑनलाइन कर चुके हैं, फाइल 3 दिन से ज्यादा एक सीट पर नहीं रुकनी चाहिए, अगर रुक गई है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसको बताना पड़ेगा, शो कॉज उसका नोटिस इश्यू हो जाएगा, उसको बताना पड़ेगा 3 दिन से ज्यादा आखिर क्यों हुआ ऐसा। वो छुट्टी पर गया था, वो किसी कार्यक्रम में व्यस्त था, कहीं उसकी अन्य जगह ड्यूटी लगा दी गई थी, कुछ तो बताएगा ना कि क्यों आखिर फंसी फाइल। मैं समझता हूं कि योगी जी ने अपनी बात को बड़ी स्पष्टता से कहा कि भाई जब मैं आया था तो बड़ा बुरा हाल था, ढूंढने से नहीं मिलती थी फाइल, यमराज भी नहीं निकाल सकता था, मैंने यमराज जो नहीं कर सकता था वो काम योगी जी ने किया है, ऐसा मैं समझता हूं उन्होंने बताने की कोशिश की है करप्शन के खिलाफ, और प्रदेश में क्या अमूल चूल परिवर्तनों की आवश्यकता थी जो उन्होंने किए हैं, और उन परिवर्तनों के आधार पर ही उनको बेस्ट प्रशासक भी कहा जाता है। ये सभी राज्यों के लिए मैं समझता हूं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, अकाउंटेबिलिटी कमीशन बैठना चाहिए। फैसिलिटी देने का नहीं, फैसिलिटी कम करके सामान्य आदमी की तरह वो कैसे बिहेव करे, वो सामान्य वर्ग में कैसे आ जाए, हर एक व्यक्ति के बराबर कैसे हो, चाहे मिनिस्टर से लेकर और नीचे तक। ये सरकार की जिम्मेदारी यही बनती है, और मुझे लगता है इस पर काम होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि योगी जी अगर और उनको टीथ और पावर मिलती है तो ये रिफॉर्म भी आ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।